नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने खास कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी में। बातें अच्छी अच्छी कार्यक्रम में आज हमारे साथ आप देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद है अभिषेक गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के एक ऐसे युवा चेहरे हैं, एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने शुरुआती दौर से जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय से आंदोलन से जुड़े और देखते देखते आम आदमी पार्टी के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। आज अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं और इनके जीवन से वो सभी जानकारियां जिसको आपको भी जानने में कभी काफ़ी दिलचस्पी महसूस होगी, तो हम बातचीत शुरू करेंगे और इस युवा चेहरे के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि एक युवा ने किस प्रकार कितने संघर्षों के साथ अपना इस सफर को जारी रखा और आज राजनीति के एक प्रमुख चेहरे बने, दिल्ली की राजनीति के एक प्रमुख चेहरे रहे और काफ़ी मेहनत से, काफ़ी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अभिषेक जी से। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कुछ भी कहें उससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शकों को भी जानना है कि आपका बचपना से लेके अब तक के जो सफ़र में कुछ यादें जो आप बताना चाहें, ताकि हम संपूर्ण रूप से आपको जान पाए। मैं तिमारपुर की मेरी पैदाइश है। मैं तिमारपुर में ही पैदा हुआ था और मेरे फादर भी यहीं पैदा हुए थे, तो बेसिकली हम सब तिमारपुर से ही हैं। और मेरी पढ़ाई तिमारपुर में ये सिविल लाइन में लूप लोकेशन नंबर 3 स्कूल है जी, वहाँ से हुई। फिर उसके बाद मैंने 2-3 स्कूल और बदले। शुरू में मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था काफ़ी ज़्यादा। मैं बहुत अर्ली स्टेज में, मैं करीबन 8-9 साल का था तब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 10-1 साल का जब हुआ था तो मेरे फादर ने मेरे को क्लब वगैरह में ज्वाइन करा दिया था। क्रिकेट के जो क्लब होते हैं, अलग अलग क्लब से मैं खेलता था। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो क्रिकेट की तरफ और रुझान बढ़ता गया। फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था क्रिकेट में। 15 साल का जब मैं हुआ तो मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली के लिए स्टेट लेवल पे खेला था। फिर उसके बाद 3 साल में रेलवेज के लिए नेशनल क्रिकेट खेला। तो बाकी क्रिकेट का ही मेरा बैकग्राउंड था। उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन जब हुआ तो उसके बाद लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। क्रिकेट के बाद कब इंटरेस्ट समाज सेवा में और ये आंदोलन में चला गया पता ही नहीं चला। फर्स्ट टाइम मैं 2011 में अन्ना आंदोलन में, जब अगस्त वाला आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें मैं सबसे पहले जुड़ा था। अन्ना जी को गिरफ्तार करके सिविल लाइन लेके आए थे, तो मेरे फर्स्ट स्टेप थे जब मैंने अन्ना आंदोलन की तरफ आगे बढ़ाया। उसके बाद तो खैर फिर मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं मिस्ड कॉल वगैरह जो इनका सिस्टम था उसमें मैंने मिस्ड कॉल दी, मैसेज किए, तो वहाँ से रिवर्ट आया। उन्होंने बोला कि जी आप जुड़ना चाहते हो, आप आओ। मीटिंग भी हुई, मीटिंग में मैं गया। वहाँ पर सबसे पहले मैं दिलीप भाई से मिला, जो भी यहाँ तिमारपुर से हमारे विधायक हैं। सबसे पहले मैं किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से, लीडर से मिला, तो दिलीप भाई से मिला था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को गाइड किया। जहाँ तक भी पहुँचा हूँ तो उनकी गाइडेंस के बाद ही पहुँचा हूँ। तो कोशिश है अपनी, बीइंग अ यूथ, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि आप जितने लोगों की मदद कर पाओ ना, लास्ट में आप जब जाते हैं ना इस लाइफ से, जब आपका अंत होता है, तो सिर्फ यही रह जाता है कि आपने जो आपने कमाया होता है ना, वो यही सब होता है। आपका व्यवहार होता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है, जो लोग आपको पीछे से याद करते हैं। अदरवाइज तो पैसा और ये सब मेरा बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट कभी रहा नहीं। लेकिन अभिषेक जी, आप क्रिकेट का जीवन जी रहे थे और काफी बड़े स्तर पे आप जाके खेल रहे थे। क्या जरूरत थी आंदोलन की तरफ देखने की? आपको देश के लिए खेलने का मौका मिल सकता था, आप और आगे बढ़ सकते थे, देश का नाम रोशन कर सकते थे, परिवार का नाम रोशन कर सकते थे। फिर आंदोलन की तरफ एक तरफ से मुड़ जाना। तब देश के लिए खेल सकता था, अब देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। मेरी कोशिश तो यही है। बेसिकली मेरे को भी नहीं पता कि मैं वहाँ से यहाँ स्विच कैसे हुआ। फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ, मेरी फैमिली से भी आप बात करोगे तो उनको भी किसी को नहीं पता। मेरे फादर को तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे क्रेज था क्रिकेट का, उन्हीं की पूरी सपोर्ट रहती थी। मैं यहाँ से धौला कुआं जाता था एट द एज ऑफ 10, 11, 12। तो मेरे फादर ही मेरे को लेके जाते थे। बहुत छोटा था मैं, धौला कुआं बहुत दूर है यहाँ से। तो मेरे को भी नहीं पता कि ये स्विच कब हुआ। लेकिन हाँ, मैं जब छोटा भी था, जब ये आंदोलन वगैरह भी हो रहे थे, तब मैं तकरीबन 17-18 साल का था। तो मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था। मेरे को नहीं पता था बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, आम आदमी पार्टी तो थी ही नहीं। लेकिन मेरे को ये पता था कि हाँ ये गलत है। मतलब कोई छेड़खानी का कुछ अगर हो रहा है, इंसिडेंट्स हो रहा है, रेप का हो रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, कोई बाबू पैसा मांग रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, तो ये सिस्टम में लूप होल्स हैं।
तो जो ये सुधरने चाहिए। और जब ये आंदोलन, अन्ना आंदोलन हुआ, तो उसमें ये लगा कि हाँ, ये आंदोलन के बाद ये सारी चीज़ें जो है, अगर ये बिल आ गया, जन लोकपाल बिल जो था, उससे ये कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधर सकती हैं। तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं एक्चुअल में स्विच कब किया। मेरे को इधर इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा, मैं उधर बहाने बनाने लगा। मैं नेशनल तब करंटली खेल रहा था रेलवे से, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता प्रैक्टिस पे जाने का। इधर आंदोलन की तैयारी चलती रहती थी कि पैम्फलेट बांटने हैं, नुक्कड़ नाटक करने हैं, जा जाके आपको रैलियाँ निकलती थी छोटी छोटी, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। तो एक्चुअल में तो मेरे को भी नहीं पता सुरेश जी कि मेरे को कब इधर से इधर स्विच हो गया, वो उसका एंड कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मेरे को। लेकिन बात की जाए, क्योंकि परिवार को भी आपका भविष्य दिख रहा था, वो मेहनत कर रहे थे, आप भी मेहनत कर रहे थे। जब आप इस तरीके के आंदोलन में जाने लगे, पंपलेट बांटने लगे और रैलियों में जाने लगे आंदोलन, तो परिवार ने रोका नहीं? डर नहीं लगता था कि ये आंदोलनकारी बन के क्या फायदा होगा? मेरा सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ था, मैं जो सिविल लाइन वाला आपको बता रहा हूँ, तो उसमें हुआ क्या था कि जब अन्ना जी को इधर लेके आए, तो सारे टाइम टीवी पे चलता ही रहता था। तो मेरे को लगा सिविल लाइन तो बहुत पास है, तो अन्ना जी को ही दिखाता हूँ जाके। तो मैंने घर पे बोला कि जी मैं आता हूँ जरा, तो घर वालों ने मना किया। फादर हमारे जो थे थोड़े से बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा थे, मदर मेरी हाउसवाइफ थी। तो अपने वहाँ से मैं घर से झूठ बोल के निकला कि जी मैं जाता हूँ उधर, जरा बात कर रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो घर वालों ने मना कर दिया। उसके बाद मैं झूठ बोल के निकला। अब सिविल लाइन तक, मैं माल रोड तक पहुँचा तो बस स्टूडेंट्स के जत्थे जा रहे थे, तो मैं भी एक जत्थे के साथ चल दिया। विधानसभा के पास जाके कहीं पर उन्होंने हमको रोका और बस में बिठा के छत्रसाल स्टेडियम छोड़ा है। अब छत्रसाल स्टेडियम जाके मेरे को पता चला कि भाई यहाँ तो इन्होंने जेल बना रखी है, और अब आप आ तो गए हो, अब जाओगे इन्हीं की मर्जी से। अब मेरे को डर लगने लगा। घर वालों के 2-3 कॉल आए, तो मैंने उठाया नहीं। फिर मैंने, जब शाम हो गई तो डर भी लग रहा था और ये भी था कि भाई घर वालों को चिंता होगी तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे, मैं घर के बाहर ही खड़ा था। अब जब डर जाता है ना आदमी तो फिर झूठ ही बोलता है, तो मैंने भी झूठ ही बोला कि जी मैं बाहर खड़ा हुआ था, एक रैली निकल रही थी, तो उनको लगा मैं रैली का पार्ट हूँ, तो इसलिए वो मेरे को ले गए छत्रसाल। तो मेरा सबसे पहला इंसिडेंट ही ये हुआ था जब मैं पुलिस से और मेरा इंटरेक्शन हुआ, घर वालों को पता चला, इसको उठा के ले गए। अगले दिन फिर मेरे को रिलीज़ किया था छत्रसाल से, पूरी रात मैंने छत्रसाल में बिताई थी। फिर घर वालों को डर तो लगता ही है, देखो ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटी उम्र में मैं ये सब में जुड़ा था। और एक हिंदुस्तान में, बाहर का मेरे को नहीं पता, हिंदुस्तान जैसी उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि आंदोलन, पार्टी, पॉलिटिक्स, ये सब जो है बड़ी गंदी चीज़ है। तो इससे कॉमन आदमी, एक मिडिल क्लास एवरेज आदमी जो है वो दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। यही सोच हमारे घर वालों की भी थी। लेकिन मैं धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होता चला गया, हिम्मत खुलती चली गई। घर वालों का भी सपोर्ट था, मेरी मदर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था मेरे को। मेरे फादर को हम बहुत सारी चीज़ें शुरू में बताते भी नहीं थे, तो मेरी मदर का मेरा सपोर्ट था। मैं उनको बोल के मैं 2-3 घंटे के लिए निकल जाता करता था। धीरे धीरे फादर को पता चला, फादर को भी पता चला कि ये अन्ना आंदोलन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो सभी को फील होता है कि भाई पार्टी आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन भ्रष्टाचार तो सभी को झेलना पड़ता है ना। जब आपको रिश्वत देनी पड़ती है तो ना कोई कांग्रेस वाला आता है रोकने, ना कोई बीजेपी वाला आपके पैसे बचाता है। तो मेरे फादर को भी लगने लगा कि हाँ भाई बात तो ठीक ही है, लोग भी ठीक जुड़े हुए हैं, तो चलते चले गए। अभिषेक जी, क्योंकि आंदोलन, अगर हम अपने भारत देश का इतिहास देखते हैं तो आंदोलनकारी होना, क्रांतिकारी होना बहुत बड़े मायने हैं। भगत सिंह, आजाद, बहुत सारे नाम है ऐसे हैं कि गर्व होता है उन चीज़ों को देख के। आप आंदोलन का हिस्सा बने तो वो क्रांतिकारी का जो एक व्यवहार होता है, जो है मन में होता है, तो उस तरीके की क्या सोच आपकी बन चुकी थी? आपको पता था कि आप एक आंदोलनकारी हैं, जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, या कोई भी नुकसान, यहाँ तक कि जान तक भी चली जाती है आंदोलन में, कई आंदोलन में गई है, तो इस तरीके का कोई डर नहीं था? जब आप यंग एज में होते हो ना, मैं तो अभी भी यंग ही हूँ, तो आप ना बहुत ज़्यादा रिजल्ट की परवाह नहीं करते। मैं भी नहीं करता था। तो 18-19 साल में था, प्रोटेस्ट हमने बहुत किए, बहुत बारी पुलिस वालों ने उठाया भी, तो करते करते हिम्मत खुल जाती है। उस टाइम ये पता होता है कि भाई देखो केस हो सकता है, केस हो गई। आप जब इस तरह के काम करोगे, आप आंदोलन करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, तो कुछ पता नहीं चलता, आपको किसी भी धारा पे वो केस लगा सकते हैं। तो रहता था, लेकिन वो सेकंड थॉट रहता था हमेशा। फर्स्ट थॉट तो अगर करना है तो करना ही है बस। हमने एयरपोर्ट तक पे जाके प्रदर्शन किया है। सलमान खुर्शीद जी के उस टाइम व्हील चेयर वाला एक घोटाला निकला था उनका,
मुजफ्फरनगर या पता नहीं ऐसी कोई सी उसमें था। तो हमने एयरपोर्ट तक पे भी जाके किया। तो जब आप यंग होते हैं ना, तो आपको रिजल्ट की अगर आप बहुत ज़्यादा परवाह करोगे ना, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो मैं रिजल्ट की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। मेरे को अगर लगता है कि ये इससे रिजल्ट निकल सकता है, तो मैं काम को करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ, वो काम करता चलता हूँ। लेकिन अगर मैं अन्ना आंदोलन की बात करूं तो आपका अट्रैक्शन किधर था? अन्ना हजारे को आप देखते थे और उनके तरफ से जाते थे, या जन लोकपाल बिल को लेके आप काफी कुछ जानते थे और आप चाहते थे ये हो, या केजरीवाल? मतलब किस तरीके की चीजें आपको प्रभावित करती थी वहां जाने के लिए? देखो, सबसे पहले तो ना, कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी एक फिगर होती है, सेकंड उसका मुद्दा होता है। तो उस टाइम नो डाउट अन्ना जी जो थे वो फिगर थे। तो अन्ना हजारे गॉडफादर टाइप थे हमारे, ठीक है। सेकंड हमारा मुद्दा जो था, वो मुद्दे से मैं बहुत ज़्यादा अवेयर था कि हाँ भाई, जन लोकपाल में ये चीज़ें होती है। मैंने पढ़ा भी था काफ़ी, और बाकी आप रहते हो सर्कल में तो आपको जानकारियाँ भी मिलती रहती है। तो सेकंड ये था कि मेरे को जन लोकपाल बिल होना चाहिए भाई, किसी भी कीमत पे वो होना चाहिए। थर्ड, अरविंद जी का मैंने फर्स्ट मेरी इंटरेक्शन उनसे यूनिवर्सिटी में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो लेक्चर देने आए थे। उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल कौन है। मैं किरण बेदी को जानता था, एक जने को और किसी को जानता था। तो जानता क्या था कि मतलब देखा हुआ टीवी पे, अरविंद जी को नहीं जानता था। अरविंद जी को मैंने फर्स्ट, मेरे ख्याल स्टीफन्स था या हिंदू कॉलेज में उनका लेक्चर हुआ था, तब मैंने सुना था। तब मेरे को पता चला था कि मैंने कहा अच्छा, ये ऐसे इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, ये बैकग्राउंड है, और आरटीआई के लिए इन्होंने काम किया है, रमन मैग्सेसे इनको अवार्ड मिला। तब मेरे को लगा कि हाँ भाई, ये बंदा भी जब दमदार है। उस टाइम तो सब साथ ही थे, तो अन्ना जी, अरविंद जी, किरण बेदी, सब मेरे लिए तो फिगर ही थे। लेकिन जिस प्रकार आंदोलन ने एक राजनीतिक पार्टी का रूप लिया, और उस दौरान कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जो थे उन्होंने केजरीवाल से कहा कि आप पार्टी ना बनाओ, तो राजनीति अच्छी चीज नहीं है। तो एक मैसेज था जब लोगों के जहन में भी होता था कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, तब आपका क्या स्टैंड रहा? क्योंकि राजनीति पार्टी तो बनने की ऐलान हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये मीटिंग हुई थी जिसकी आप बात कर रहे हो ना, जिसके बाद अन्ना जी ने बोला था कि मेरा नाम मत इस्तेमाल करना, मेरा जी, नाम वगैरह इस्तेमाल मत करना, तो जो मर्जी करो। वो मीटिंग में मैं प्रेजेंट था। हम भी उस टीम में पार्ट नहीं थे, पार्ट तो बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हम थे उस टीम मीटिंग में, हम रहते थे। तो उस मीटिंग में तब तक हमें भी ये समझ आ चुका था, काफ़ी ना लंबा स्ट्रगल हो चुका था, इन लोगों का हो चुका था, मेरा 8-10 महीने का भी हो चुका था। तब तक ये समझ में आ गया था कि सिर्फ एक जन लोकपाल बिल से ना सब कुछ सुधरने वाला नहीं है। ये सिस्टम में फिर कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, इसमें हर आखिरी आदमी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो गड़बड़ करता रहेगा। तो उस टाइम हमें भी ये फील होने लगा था कि हाँ यार, एक ट्राई करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। मेरा खुद का ओपिनियन था कि पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, ताकि आप सिस्टम में घुसोगे ना, तो सिस्टम में घुस के आप सफाई बड़े तेजी से कर सकते हो। अदरवाइज आप 5 साल जन लोकपाल के लिए लड़ो, फिर अगले 2-3-4 साल आरटीआई के लिए लड़ो, फिर आप किसी और रिफॉर्म के लिए लड़ो, तो जिंदगी तो ऐसी बीत जाएगी। अदरवाइज आप पार्टी बनाते हो, चुनाव लड़ते हो, जीतते हो हारते हो, वो सेकंड है। अगर जीतते हो तो आपके पास वो 5 साल मिलते हैं, जिसमें आप जो अगले 15 साल में करना चाहते हो ना, वो 5 साल में कर सकते हो। तो हमारा थॉट यही था। अन्ना जी ने भी अंदर एग्री किया था, बाहर आके उन्होंने क्यों ऐसे किया। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के मन में ये मलाल तो था कि भाई अगर अन्ना हजारे कह रहे हैं तो शायद पार्टी नहीं बना। कुछ लोग विरोध में भी आ गए थे उसी आंदोलन हमारे में। भी था, मतलब ये सब एक परिवार था, ठीक है। अन्ना जी हमारे ग्रैंडफादर टाइप थे, ठीक है। अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, उन्होंने एग्री किया था कि हाँ ठीक है पार्टी बनाएंगे। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने कुछ और बोला। तो हमें भी, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमको सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें भी फील हुआ कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट था, आपको नहीं ठीक लग रहा था, तो अंदर 2 घंटे मीटिंग और चल जाती, शायद कुछ और डिसीजन हो जाता। जब डिसीजन हो गया कि पार्टी बनाएंगे, अंदर आपने मना नहीं किया, बाहर आके आप कह रहे हो मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करना, तो ये तो ठीक नहीं था चीज़। और फिर लेकिन तब तक हो चुका था कि ठीक है, क्योंकि जब आप बैठते हो मीटिंग में, जब आप कुछ तय करने जाते हो ना, तो आपको वे आउट निकालने पड़ते हैं। कितने आंदोलन करोगे, कितनी बारी आप अन्ना जी को अनशन पे बिठाओगे? बूढ़े आदमी है, कल को खुदा ना खास्ता कुछ उनको हो जाता, तो किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। तो 2 बारी 3 बारी 4 बारी वो बैठ चुके थे अनशन पे। अरविंद जी भी बैठ चुके थे, मनीष जी भी बैठ चुके थे, गोपाल राय जी भी बैठ चुके थे। तो उससे कुछ वे आउट निकलता लग नहीं रहा था। और फिर उस टाइम शीला दीक्षित जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, उनका वो ट्रिगर था कि भाई अगर बनाना है तो खुद आके
संसद में आ जाओ। खुद ही आ जाओ। तो वो जो उनका चैलेंज था ना, वो ट्रिगर पॉइंट था। वो ट्रिगर कर गया। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन थे कि भाई बनाना चाहिए, कुछ लोगों का था कि नहीं बनाना चाहिए। बनाने वाले उस टाइम बना लिए, नहीं बनाने वालों ने नहीं बनाया। अब चूंकि क्योंकि पार्टी तो बन गई थी 2011-12 में ही पार्टी का हो गया था, 12 उसके बाद आज आप 2 बार सरकार में हो, पूर्ण बहुमत से दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार दिया। अब जाए तो संतुष्टि किस तरीके से देखते हो, क्योंकि जो चीज आप करने के लिए पार्टी में शामिल हुए, आंदोलन में शामिल हुए, अब क्या लगता है ठीक है सब? सब कुछ तो कभी भी ठीक नहीं होता। हम जो करना चाहते थे कुछ लेवल पे हमने हासिल कर लिया। पता है होता क्या है ना, कि जब आप कुछ काम को करने चलते हो ना, तो वो जब आप किसी रास्ते पे चलते हो तो आपको एक चीज ये भी दिखती है, ये भी दिखती है, ये भी दिखती है, ये भी दिखती है। तो हम उस रास्ते पे चले जा रहे हैं। हमको जो जो लगता है कि हमको ये काम करने चाहिए जिससे एक आम आदमी की जिंदगी अच्छी हो सकती है, उसको हम किसी भी तरीके से हम उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, उसकी जेब में कुछ डाल सकते हैं, उसके पेट में कुछ, उसकी थाली में कुछ डाल सकते हैं, तो वो हम करते चलते हैं। जब तक दिल्ली की जनता हमको चुनती रहेगी, केजरीवाल साहब को चुनती रहेगी, जो फैसिलिटीज अभी मिल रही है वो भी मिलती रहेगी, और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा वो फैसिलिटीज मिलती रहेगी। तो अभिषेक जी, क्योंकि एक चीज आम आदमी पार्टी लगातार बोलती आती है, हम पढ़े लिखों की सरकार है, पढ़े लिखों को चुनो, पढ़ी लिखी सरकार है, सब जानती है, सब समझती है, मतलब दूसरे दलों को लेकर और इस तरीके के कटाक्ष करना कि हमारी पढ़ी लिखी सरकार है, तो पढ़े लिखे तो बाकी दल में भी है, लेकिन उनके अंदर बुराई, हम पढ़े लिखे हम अच्छे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैंने कभी सुना नहीं कि उन्होंने ये बोला कि हम पढ़े लिखे की सरकार है। ये जरूर हाँ, कहा है कि हम ईमानदारों की सरकार है। नहीं, आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों की सरकार है। जैसे सौरभ भारद्वाज आम आपने आदमी देखा की होगा कि उन्होंने ईवीएम को लेके एक डेमो विधानसभा में किया था और कहा था कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम बेवकूफ बन जाते, लेकिन हम सब जानते हैं, हम सारे आईआईटी एक्सपर्ट हैं। वो उन्होंने विधानसभा में कहा था, और उन्होंने, वो खुद IITN है, तो उन्होंने, और वो मैकेनिकल या क्या, मैकेनिकल इंजीनियर है शायद, तो वो उन्होंने अपने लिए कहा था। हमने हमेशा से बोला है कि ये आम आदमी की सरकार है। आम आदमी गरीब आदमी नहीं होता है। हमेशा ये दूसरी पार्टी जो है इसको मिस इंटरप्रिटेट जानबूझ के कराती रही है कि भाई आम आदमी मतलब गरीब आदमी। आम आदमी गरीब आदमी नहीं होता। आम आदमी BMW में चलने वाला भी आम आदमी होता है, साइकिल से चलने वाला भी आम आदमी होता है। तो जो हर कोई आम आदमी मीन्स कॉमन मैन हर एक कोई है। तो ये दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की, आम आदमी लोगों की पार्टी है। इसको आम आदमी ही चलाते हैं, वरना कितने लोग होते हैं हमारी पार्टी में। सौरभ भारद्वाज की हम बात कर रहे हैं, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है जी। केजरीवाल साहब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मनीष जी का कोई नहीं है, NGO में काम करते थे, जी न्यूज से पहले जुड़े हुए थे। गोपाल जी आंदोलन करते रहे लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक आंदोलन में उनको गोली तक लगी थी। तो संजय जी है, वो सब अपने सोशल मुद्दे हमेशा उठाते रहे। तो हमारे कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, सब आम आदमी का ही तो जमावड़ा है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता मानता हूँ हमेशा अपने आप को, और कार्यकर्ता ही रहूँगा। 10 साल मेरे को हो गया पार्टी में, मेरे को जुड़े हुए इन लोगों के साथ में। तो आम आदमी, मैं भी तो आम आदमी हूँ, मेरा भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। तो ये कॉमन मैन की पार्टी है। आम आदमी सारे इससे जुड़े हुए हैं, आम आदमी ही चलाते हैं। ना कोई बिग कॉर्पोरेट से हमारा कोई मतलब होता है। अदरवाइज तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट्स चलाती हैं, चाहे भी कांग्रेस हो चाहे BJP हो, सबको कॉर्पोरेट्स चलाते हैं। हमको आम आदमी चलाता है, वही चंदा देता है, वही सुझाव देता है, वही विधायक बनाता है, वही काउंसलर बनाता है, वही संसद बनाता है। अभिषेक जी, आप अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीक समय आप बिताते हैं, अभी भी काफी नजदीक आपको देखा जाता है उनके। जब प्रशांत भूषण या आपके कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, भी कुछ ऐसे नाम थे जो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत साथ दिया पार्टी के बनने के बाद इन्होंने, लेकिन फिर इनका जब विरोध चालू हुआ कि यहाँ पे तानाशाही हो रही है, एक व्यक्ति की सुनी जा रही है, कुछ लोगों ने पूरे पार्टी को कैप्चर किया, तब आप पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता होगा इन बातों को लेकर? बहुत ज्यादा नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर का ही आदमी हूँ। मतलब मेरे को चीजें पता रहती है। देखो, अगर तानाशाह अगर होते, तानाशाह उनके लिए होता क्या है ना, किसी भी चीज, किसी भी आदमी को जो पॉपुलर होता है ना, उसके साथ अच्छी चीजें भी जुड़ती रहती है और नेगेटिव चीजें भी। वो चुंबक की तरह से चलता है, दोनों तरफ की चीजें उनके साथ जुड़ती रहती है। तो केजरीवाल साहब के साथ कुछ ना मिले, उन पे करप्शन का आज तक कोई चार्ज लगा नहीं, ठीक है। इतना टाइम हो गया उनको, बहुत कोशिश की, कांग्रेस वालों ने भी की, BJP वालों ने भी की, दुनिया भर की रेड हुई,
करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा तो आप उनको करप्ट तो बोल नहीं सकते। उनका कोई नेपोटिज्म का उन पर कोई चार्ज नहीं लग सकता क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आखिर में आपके पास 2-3 चीज़ें बचती हैं भाई, कि ये तो अड़ियल है और ये तो तानाशाह है, क्योंकि इनको आप कभी प्रूफ नहीं कर सकते ना। अगर वो तानाशाह होते तो मनीष सिसोदिया के साथ होते, संजय सिंह के साथ होते, गोपाल राय के साथ होते, राघव चड्ढा, आतिशी, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, दुनिया भर के लीडर्स हैं। ये तो सिर्फ दिल्ली वाले हैं, बाहर के अलग अलग हैं और पार्टी अभी भी ग्रो कर रही है। अगर तानाशाह होते ना तो केजरीवाल, ये पार्टी जब बनी तो केजरीवाल साहब की पार्टी नहीं थी, ये आम आदमी पार्टी थी, सभी लोगों ने मिलकर बनाई थी। अगर तानाशाह वो होते तो केजरीवाल साहब खुद कब के गिरा दिए गए होते। तानाशाह वो लोग खुद बनना चाहते थे, इस वजह से, और वो बन नहीं पाए, इस वजह से उनको ग्रीवियंसेस हुई, इस वजह से उनको ठीक नहीं लग रही थी चीज़ें। नेता वो होता है जिसको पब्लिक बनाती है। अरविंद केजरीवाल जी को पब्लिक ने बनाया। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री 3 बार दिल्ली की जनता ने बनाया। अरविंद केजरीवाल आज भी देश में सबसे पॉपुलर लीडर्स में जब नाम आता है तो टॉप 2 में या 3 में हमेशा केजरीवाल साहब का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको आम आदमी पसंद करता है, पब्लिक पसंद करती है, इसलिए वो नेता है। आप अपने आप से नेता नहीं बनते, नेता पब्लिक बनाती है और नेता वही बनेगा जिसको पब्लिक चाहिए। खैर अभिषेक जी, क्योंकि साक्षात्कार में आपके विषय में ज़्यादा जानने के हम इच्छुक हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली की राजनीति की बातें आपने बताई, पार्टी की बताई, आंदोलन की बताई। तिमारपुर की तरफ से आप शुरू से रहे तैयार मैदान में लोगों के लिए काम के लिए लेकर, तो तिमारपुर में अभी 2 बार के हमने देखे इलेक्शन, निगम चुनाव का पिछला 2017 का देखा, दोबारा अभी इलेक्शन आ रहा है, विधानसभा इलेक्शन आप 3 बार देख चुके हैं। तो तिमारपुर की जनता को लेकर आप तो पूरी तरीके से संतुष्ट है कि आपके द्वारा जितना भी हो सकता था, जितना भी विकास हो सकता था, वो आपने पूरी जिम्मेदारी से किया उसका आपको? फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो तिमारपुर ने हमको 3 बार विधायक दिया। 2013 में भी जीते, 15 में भी जीते, 20 में भी जीते। तिमारपुर ने हमेशा हमको बहुत प्यार दिया। सरकार ने जितना काम किया तिमारपुर में उतना काम नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण रहे, खन्ना जी थे पहले तो उनको तो खैर टाइम ही नहीं मिला। 49 डेज की सरकार चली थी तो उनका तो क्या ही कह सकते हैं। पंकज जी आए, फिर पंकज जी के साथ में एक परेशानी ये हुई कि जब वो 2015 में विधायक बने तो उसके बाद वो बागी हो गए थे, पार्टी से अलग हो गए थे, आम आदमी पार्टी से अलग हो गए थे। तो जब आप किसी भी दल के नहीं रहते ना तो फिर आपकी पॉलिटिक्स बड़ी, और या तो आप बहुत बड़े नेता हो, आपका कोई बैकग्राउंड आपका उस तरह का हो, आपका खुद का ग्राउंड बहुत ज़बरदस्त हो। कुछ भी नहीं था, केजरीवाल साहब के नाम पे लहर थी, पंकज जी जीते, ठीक है, उसके बाद वो बागी हो गए, काम वो बहुत ज़्यादा नहीं करा पाए। उस वजह से 5 साल जो हमारे बीते, अब आप कैलकुलेट कर लो, 2015 से 2021 आया, ठीक है, 2015 से 20 तक पंकज जी थे, 20 से 21 में अब दिलीप भाई आए। 6 साल हुए आम आदमी पार्टी को तिमारपुर में विधायक को, ठीक है। 6 में से 5 साल जो है वो पंकज जी के रहे। पंकज जी ईमानदार आदमी थे, नो डाउट, एग्री करता हूँ, ठीक है, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन जो धरातल पे, जो ग्राउंड पे काम होने चाहिए थे वो काम नहीं करा पाए। तो इस वजह से जो सरकार ने जितने काम किए ना उतने काम बीइंग अ लोकल लीडर पंकज जी नहीं करा पाए। लेकिन दिलीप भाई आए, 1 साल अभी कोविड के चक्कर में खराब हो गया, किसी से छुपा नहीं है, बड़ी नई तरीके की चीज़ थी जिससे सिर्फ दिल्ली या तिमारपुर नहीं या हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश ही गुजरा है। 2020 में फरवरी में चुनाव हुए थे, मार्च में विधायकों की शपथ हुई, 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 31 मार्च के बाद बजट आता है। तो लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य होने की वजह से दिल्ली में डिजास्टर एक्ट लग गया। डिजास्टर एक्ट में क्या होता है कि एक कमेटी काम करती है, मुख्यमंत्री साहब होते हैं उसमें, एलजी साहब होते हैं और पुलिस कमिश्नर साहब होते हैं। तो पावर्स जो है वो 3 तरफ इंक्लाइंड हो जाती है और विधायक के फंड जो थे सारे वो 2020 और 21 के लिए रोक दिए गए। तो अब 21 अब शुरू हुआ है। पंकज जी जो पास करवा के गए थे काम, जो फाइलों में अटके हुए थे या जो फंड जिसमें जितना जितना दे गए थे, वो सब काम दिलीप भाई ने करवाने शुरू कर दिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगले चुनाव में जब 2025 में हम दिलीप भाई के लिए दोबारा वोट मांगने जाएंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम काम हम करा चुके हैं। लेकिन अभिषेक जी, विपक्ष की बात करूं तो उनका कहना है कि हर प्रतिनिधि के लिए आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन कार्यकाल के बाद ढाक के 3 काम धरातल पे नहीं नजर आता।
और वही 3 बारी से यही हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, 3 बारी से तो फिर अगर वो 3 बारी गिनना है तो मैं भी गिनवा सकता हूँ। 15 साल से निगम में कांग्रेस का काउंसलर है तिमारपुर से, 3 बार से कांग्रेस का काउंसलर है ना, तो वो 15 साल में बता देंगे उन्होंने कितना काम किया। बीजेपी का सांसद है दिल्ली तिमारपुर में, ठीक है, और एमसीडी में उनकी 15 साल से सरकार है, वो बता दे कितना काम किया है। बीइंग 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस वाले अपना काम बता दें, आम आदमी पार्टी वाले अपना बता देंगे, बीजेपी वाले अपना बता दें, फिर पब्लिक अपने आप तय कर ले कि किसने ज्यादा काम कराया किसने कम कराया। लेकिन वर्तमान जो निगम पार्षद वो तो 18-20 करोड़ के बजट के लिए कहती है कि हमने इतना काम करवा दिया, हमने विकास कर दिया। सर वो तो 125 करोड़ भी लिखा हुआ था कहीं उन्होंने कल, 125 करोड़ निगम पार्षद को 125 करोड़ रुपए मिल सकता है? मतलब रूलिंग पार्टी में भी होंगे ना तो भी 125 करोड़ नहीं मिल सकता। कुछ भी लिख देने से ना वो, मतलब उन्होंने तो ये हालत कर रखी है कि एक ही झूठ को 4 बारी शोर मचाओ, तेज तेज बोलो तो लोग बाग सच मानने लगेंगे। लोग बाग बेवकूफ नहीं है, दिल्ली के लोग हैं जो लोकसभा में अलग वोट देते हैं, वही 6 महीने बाद विधानसभा में अलग वोट देते हैं। उनको मुद्दे भी समझ में आते हैं, कौन क्या कर रहा है ये भी समझ में आता है। वो ये नहीं बताते, उनसे आप बात करोगे ना तो वो चीन की बातें करेंगे, चांद की बात करेंगे, वो ये नहीं बात करेंगे कि गली में सफाई कर्मचारी कितने आ रहे हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया है कि तिमारपुर वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी उन्होंने उनको मिले हुए हैं और कितने अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी की लहर चल रही थी, ऐसे के अंदर आप भी चुनाव में थे 2017 निगम के चुनाव में, और वो चुनाव को आपने फाइट किया और पूरी उम्मीद बनी हुई थी कि आप जीत की तरफ जा रहे थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ना होते हुए भी जीती। तो क्या एक्सपीरियंस रहा था उस चुनाव का, और आपको क्या लगता था कि क्या वो जो रिजल्ट आया तो क्या उससे आप संतुष्ट थे? देखिए, संतुष्ट तो आदमी जीत के भी नहीं होता, तो हम तो फिर भी हारे थे। 1500 वोट का मार्जिन था, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। हम जब उस टाइम पे वोट मांगने जाते थे तो 2017 में लोग बागों का हमेशा ये रुझान रहता था कि जी आप लोग, बीजेपी तो बहुत ज़्यादा थी नहीं, आप लोग अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा है, आपकी कैंडिडेट अच्छी है, ठीक है, लेकिन एक मौका ना ये कांग्रेस वाले को भी दे के देंगे। 3 बारी जो चुनाव लड़ रहा है, 3 बारी हार गया है, तो एक सिंपैथी जो होती है ना लोगों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा थी कि भाई यार 3 बारी से चुनाव में वोट मांगने आ रहा है, एक मौका तो इसको भी देना चाहिए। तो वो मौका तिमारपुर के, वजीराबाद, संगम विहार के लोगों ने उनको दिया था, और उन्होंने उसको जितना, मतलब इससे ज़्यादा वेस्ट कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने इस मौके को वेस्ट किया। लेकिन ठीक तरह तो आम आदमी पार्टी के विधायकों के सर पर है कि ना नाली बनी ना सड़क बनी, सफाई करे तो करे काम। मैं कह रहा हूँ ना कि उनसे आप बात करोगे ना, चीन की और चांद की बात वो करेंगे, वो काम की नहीं करेंगे। हमारा जो काम है ना, हमें पता है, हमारा काम है पीडब्ल्यूडी का काम है सड़क बनाना, पीडब्ल्यूडी सड़क बना देगी, ठीक है। हमारा कुछ जगह नाली बनाने का भी है, चलो सीवर डालने का काम पूरा हमारा है, मानता हूँ सीवर हमारा काम है, सीवर हम डालेंगे भाई। लेकिन आप एक बात बताओ ना, अब 2020 आते आते इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया नाली बनाने का काम मेरा नहीं है, जबकि 2017 में, 18 में, 19 में इन्होंने वही नालियाँ बनाने के कामों पर नारियल कैसे फोड़े थे? या तो वो काम उनका था, या तो तब था, या अब भी है, या तब भी नहीं था गलत नारियल फोड़े थे, या अब भी नहीं है। तो दो चीज़ें नहीं हो सकती। 2018 में अगर नाली का काम आपके पास नहीं था तो गली नंबर 3 में, गली नंबर 6 में, गली नंबर 8 में, 12 में, 16 में उन्होंने नाली बनाने के काम पे नारियल कैसे फोड़े? या तो वो कहते हैं कि वो विधायक के काम थे जिनके बोर्ड हमने लगा दिए। हो क्या रहा है ना सुरेश जी, पंकज जी शरीफ आदमी थे, ठीक है, पार्टी से बागी थे, तो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं था, कुछ वो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है। शरीफ आदमी होता है तो बहुत ज़्यादा वो परवाह भी नहीं करते, वो अपने कि ठीक है मैंने पास करा दिया, बोर्ड कौन लगा रहा है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। इनके आधे से ज़्यादा काम जो दिल्ली सरकार के पास किए गए, दिल्ली सरकार के फंड से विधायक द्वारा पास किए गए कामों के ऊपर बोर्ड लगा रखे हैं, आज वो काम हो नहीं पा रहा। दिलीप भाई को नए नेता तो है नहीं, दिलीप भाई पुराने नेता हैं, वो कहते हैं जो काम तुम करोगे उस पर अपना बोर्ड लगाओ, जो काम हम करेंगे उस पर हम अपना बोर्ड लगाएंगे। वो तो अपने काम के हिसाब से दोबारा जीत जाने की बातें आमतौर पे बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि अब 4 वार्ड है, 4 वार्ड में से एक भी किसी और के खाते में जाए।
तो आपकी तिमारपुर को लेके क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि आप तिमारपुर को बहुत सालों से शुरुआत से वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, समस्या जानते हो और लोगों को जानते हो, तो क्या उम्मीद, क्या तैयारी है? देखो सबसे पहली बात, बीजेपी यहाँ पर 15 साल से शासन में, बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। बीजेपी को तो अब मेरे को नहीं लगता कि कहीं कहाँ का उनकी जमानत भी बचेगी, बड़ा मुश्किल है। अभी 5 सीटों पे इलेक्शन है, उसमें भी रिजल्ट में पता चल जाएगा। सेमीफाइनल टाइप आप उसको कहते हैं, वो सेमीफाइनल ही समझ लेना। अभी पता चल जाएगा 5 सीटों में से कितनी सीटों पे बीजेपी आती है, कितने पे आम आदमी पार्टी आती है और कितनों पे कांग्रेस अपनी जमानत कर पाती है। मैं आपको अभी लिख के देने को तैयार हूँ, 5 में से कम नहीं तो 3 सीटों पर इनकी जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस दिल्ली में खत्म हो चुकी है। पिछली बारी भी जो कांग्रेस वाले को वोट मिले थे वो उनके पर्सनल वोट उस पर मिले थे, मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन अब वही पर्सनल उनकी वजह से जो कांग्रेस को भी वोट मिलने थे ना, उनके पर्सनल व्यवहार की वजह से, उनके कामों की वजह से जो कांग्रेस को वोट मिलते हैं ना परम हमेशा से, वो भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति की है, ढकोसलेबाजी की है, उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप उनसे बात करोगे, उन्होंने मेरे को एक दिन बोला कि तू केजरीवाल के घर में चाकरी करता है। चाकरी का मतलब मेरे को तो मतलब भी नहीं पता था। उन्होंने किसी ने मेरे को बताया कि भाई वो नौकर चाकर होते हैं ना वो। मैंने कहा ठीक है कप्तान जी आप जो कहो, हमको ये सब नहीं आता है, हमको ये सब काम की बात करो ना। अभिषेक गुप्ता किसी के घर में नौकरी करता है, पोंछा लगाता है, झाड़ू लगाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना काम बता दो, हम अपना बता देंगे। अभी पीछे एक डिबेट हुई थी, उसमें उन्होंने इसमें से स्वराज गायब है, इसमें से ये गायब है। वही स्वराज के चक्कर में तुम आम आदमी पार्टी में आए थे क्या? वही स्वराज के चक्कर में आजकल तुम आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस बीजेपी के इधर दफ्तरों में चक्कर काट रहे हो क्या? कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, मैं उसकी कदर करता हूँ, इस वजह से मैं चुप रहता हूँ। लेकिन अगर आप किसी, अब सुरेश कश्यप से अगर मेरी नहीं बनती तो उनकी पैंट थोड़ी उतारूंगा। हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई थोड़ी है, पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई चुनावों में होती है, चुनावों में होगी। टोपी उछालने वाला जो इंसिडेंट था वो क्या क्या साबित करना चाहते हैं? गुंडागर्दी दिखा रहे थे, डरा रहे थे। किसको डरा रहे थे? हम सत्ता वालों से नहीं डरे आज तक, तो आप तो है क्या? एक वार्ड में एक काउंसलर है आप, ना पहले डरते थे, ना आज डरते हैं, ना आगे डरेंगे। उनको जितनी गुंडागर्दी है कर लें, जितना उनको डराना है लोगों को डरा लें। 1 साल बाद चुनाव है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अभिषेक जी, क्योंकि चुनाव व्यक्ति विशेष के तौर पे ज्यादा देखते हैं, निगम चुनाव चेहरे का चुनाव होता है। मैं तिमारपुर आम आदमी पार्टी की बात करूं, संगठन की बात करूं, तो बहुत सारे चेहरे हैं लोगों के जहन में चल रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि इतने सारे चेहरों के अंदर जब निगम की दावेदारी दिखाई जाती है तो ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं फूट भी डलती है और नाराजगी भी होती है, तो क्या संगठन की कुछ तैयारी है प्रत्याशी को लेके? देखो, मैं आम आदमी पार्टी का सबसे युवा नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो 300 लोगों की एक कमेटी बनी थी जिसको नेशनल काउंसिल बोलते हैं, जो पूरे देश से बनती है। तो उसका मैं 300 में से एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट होगा, मेरा काम सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को जिताना। आज तक भी यही करता आया हूँ, आगे भी यही करूँगा। हरीश खन्ना जी के लिए भी किया था, पंकज जी के लिए भी किया था, अपनी मदर के लिए भी किया था जब निगम का लड़ी थी, दिलीप भाई के लिए भी किया था, अनंत कुमार जी के लिए भी किया था। और जहाँ जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है मैं हमेशा करता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का एक ईमानदार सिपाही हूँ। जो भी काम मेरे को पार्टी देगी, और देगी क्या, ये तो मेरा अपना वार्ड है, जिसको भी टिकट देगी मेरी जिम्मेदारी जिताना, मैं जिताऊंगा उसको। तो अभिषेक जी, राजनीतिक तौर पे तो आपको काफी कुछ जान चुके हैं हम, क्योंकि राजनीति की बात है तो धर्म की बात करना काफी मतलब महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिना धर्म की राजनीति किए कोई भी राजनीति कर ही नहीं पाता है। आप धर्म को किस प्रकार से देखते हैं, और धर्म को लेके भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्या सभी धर्मों का मान सम्मान हो रहा है वर्तमान में अपने देश में? क्या लगता है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुधार हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो अगर धर्म की बात करें तो हमारे देश में ना अब धर्म को ना बड़ा हल्के में लेना शुरू कर दिया है। धर्म की वजह से हम लोग हैं। अभिषेक की या सुरेश कश्यप की वजह से धर्म नहीं है, या आफ्ताब भाई या अर्शद आलम की वजह से धर्म नहीं है। धर्म ने हमको बनाया, हमने धर्म को नहीं बनाया। मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मेरे हिंदू धर्म ने मेरे को ये सिखाया है कि जितनी रिस्पेक्ट आप अपने धर्म की करते हो ना, उससे 1% ज़्यादा ही दूसरे की करना।
क्योंकि हम हमेशा उदारवादी रहे हैं। हमने कभी भी किसी को दबाना नहीं सीखा। मैं हिंदुओं से भी प्यार करता हूँ, मैं मुसलमानों से भी प्यार करता हूँ, मैं क्रिश्चियन से भी। आप आजकल हिंदुओं की ना परिभाषा क्या बना दी है, खासकर ये भाजपा की जब से सरकार बनी है, आप हिंदू तब कहलाते हैं जब आप बीजेपी के होते हैं, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी जो भी हो, आप उसको गाली देते हो, मुसलमानों को आप उल्टा सीधा बोलते हो, माइनॉरिटीज को आप उल्टा सीधा बोलते हो, ठीक है, तो आप हिंदू हैं। अगर आप बीजेपी की लाइन पे नहीं चलोगे तो आप हिंदू नहीं। कल एक लड़की का, कल यूपी में 3 दलित लड़कियां थी, चारा लेने गई, वो हिंदू नहीं थी। या वो लड़की हिंदू नहीं थी जिसको रातों रात इन्होंने जला दिया था, वो हिंदू नहीं थी। इनकी राजनीति इतनी ही है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता, वो भी मेरे भाई। लेकिन दिल्ली हिंसा में कहीं ना कहीं देखो आरोप थे, तो जो भी आरोप थे तो उस चीज को बनाया गया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की दोनों की ही कहीं ना कहीं कमी रही थी कि दिल्ली हिंसा हुई, आम लोग मरे। देखो, हिंसा जब भी होती है ना, तो मेरे को ये लगता है कि लोग बाग आपस में नहीं लड़ते। मेरी अपने पड़ोसी से नहीं बनती होगी, होता है जनरली, इस वाले से बनती है, उससे नहीं बनती, उसके आगे वाले से नहीं बनती, लेकिन वो धर्म के हिसाब से नहीं बदलती। मेरी पड़ोस में कोई रहती है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, इसलिए मेरी नहीं बनती। ये रीज़न मेरे को समझ कम आता है। ये जरूर हो सकता है कि हमारा कोई दीवार का विवाद हो, कोई सीमा का विवाद हो, इस बात पे तो हमारा झगड़ा हो सकता है। तो जब भी दंगे होते हैं ना, मेरे को जितना समझ में आता है, वो दंगे कराए जाते हैं। वो दंगे जो दिल्ली में भी दंगे हुए ना, वो कराए गए। कभी ऐसे नहीं होता है कि, और नॉर्थ ईस्ट जो जमुना पार का इलाका है, वो तो उसका तो इतिहास ही बड़ा अच्छा है, हमेशा से अच्छा रहा है। किसी गली में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, किसी में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि पूरी गली हिंदुस्तानी वो हिंदुओं की है, पूरी गली मुसलमानों की। एक घर हिंदू का है, ऊपर वाला जो है किराए पे दिया हुआ मुसलमान को दिया हुआ है, बगल वाले में दुकान में मुसलमान की दुकान चल रही है, ऊपर हिंदू रह रहा है। तो ये मतलब कौन सी राजनीति ये सिखाती है कि आप लोगों के घर जलवाओ, लोगों को मरवाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आप अपने आप को कट्टर हिंदू साबित कर पाओ, या आप कट्टर अपने आप को मुसलमान साबित कर पाओ। इंसानियत से बड़ी कोई धर्म नहीं है। कोई भगवान आपको मेडल नहीं देने वाला कि हाँ भाई तू कट्टर हिंदू है। कौन से भगवान ने ये बोला कि दूसरे धर्म वाले को मारो? कौन से अल्लाह ने बोला कि भाई दूसरे धर्म वाले को काटो? ये नेता करवाते हैं, बाहर से लोग भेजे जाते हैं, वही करते हैं। पुलिस का पूरा दिल्ली दंगों में पुलिस का उनको मेरे को जो लगता है संरक्षण था। उन लोगों को तो पकड़ा नहीं, माहौल बनाना था, माहौल बनाया, आम आदमी मरा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभिषेक जी, आखिरी अंतिम सवाल के रूप में आपसे एक और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वक्ता अच्छे हैं, बहुत अच्छे से परिभाषित करते हैं अपनी बातों को, लेकिन अभी ताजा ही मामले में आपको भी टारगेट किया गया, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे कहा कि अंकिता शाह जो आपकी धर्मपत्नी है, उनको निकिता जेकब के नाम डाल के और तरह तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट चलाई गई। तो बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया, अभी इसी की तो बात कर रहे थे हम। अब मेरी वाइफ है अंकिता शाह, 1.25 साल 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई। 10 दिन पहले मैं बाप बना हूँ। मेरी वाइफ अपने घर पे है, मतलब अपने पीयर में। सडनली परसों 15 तारीख की शाम को बहुत सारे 10 बजे के आसपास बहुत सारे, मेरी वाइफ जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, 70,000 के आसपास उसके ट्विटर पे फॉलोअर्स भी है, काफ़ी लोग उसको जानते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी है। हम ग्राउंड के हैं, वो सोशल मीडिया की स्टार है। तो उसने, वो सो रही थी, मेरे पास उसका फ़ोन था। अब ऐसे टाइम पे फ़ोन दिया नहीं जाता है लेडी को, तो उसका फ़ोन था। सडनली बहुत सारे पॉपअप आने लगे। मैंने खोल के देखा तो उसमें ये हुआ कि अंकिता की 2019 की कोई फोटो सीएम साहब के साथ चला दी जी। और चला कौन रहे हैं? बीजेपी के नेता चला रहे हैं। कुलजीत चहल जो उनके नेता हैं, वेरीफाइड उनका ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने डाली है, ठीक है। अशोक पंडित जो बीजेपी के समर्थक है उन्होंने डाली है, आईपी पटेल जो उनके समर्थक है उन्होंने डाली है, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने डाली है उठा के कि जी ये देखो निकिता जेकब की फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ। सिर्फ किस लिए? एक ये बनाने के लिए कि कोई, ये किसी को पता ही नहीं कि निकिता जेकब है कौन, उसका जुर्म क्या है। पूरे हिंदुस्तान में किसी को तो पता नहीं है अभी, लेकिन निकिता जेकब एक आतंकवादी तरह
प्रिटेंड हो चुकी है, मेरे को तो पता भी नहीं कि है कौन, ठीक है। और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि निकिता जेकब जो है कोई आतंकवादी है और उसकी फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ है, तो अरविंद केजरीवाल ये सब करा रहा है। भाई ना तो वो अरविंद केजरीवाल को पता है निकिता जेकब कौन है, ना वो लड़की अंकिता जेकब है। अंकिता शाह को तुमने निकिता जेकब बना दिया है। ट्विटर पे उसका अंकिता का अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। वेरीफाइड अकाउंट बड़ा अकाउंट होता है, ठीक है। आप फोटो गूगल पे डालोगे ना तो आपको वैसे भी पता चल जाता है कि, लेकिन पता करना कौन चाहता है? उनको तो एक प्रोपेगेंडा फैलाना था कि ये जितने भी किसान आंदोलन हो रहे हैं 26 जनवरी को जो भी हुआ वो उसमें केजरीवाल साहब का उसमें रोल है, ये लड़की निकिता जेकब है। अब उन सभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही के लिए हमने अभी उनको लीगल नोटिस भेजा है। लेकिन ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र तो होने आम है, राजनीति में आप हैं तो क्या आपकी अब तैयार रहते हैं ऐसे षड्यंत्रों में कि आरोप तो लग जाते हैं, कभी भी कोई भी लगा देता है? सुरेश जी, जब आप इस तरह की लाइफ में होता ना तो सबसे पहले तो आपको ना डर खत्म करना होता है। मेरा डर बहुत पहले खत्म हो गया था। मारने का मेरा कोई काम नहीं है, मरने से मैं डरता नहीं, ठीक है। फैमिली भी मेरी इसी तरह की है। समाज सेवा के लिए हमेशा खड़ा हूँ। जहां गलत होगा ना वहां पर अभिषेक गुप्ता आपको सबसे आगे खड़ा मिलेगा। मेरे को नहीं पता है कि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभिषेक आपको खड़ा जरूर मिलेगा। और ये तो फिर मेरे परिवार की बात थी, मेरी वाइफ का, जिसमें दिख रहा है कि भाई मेरी वाइफ की फोटो के साथ सब 15 तारीख को 10 बजे के आसपास ये सब डाला था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फैक्ट चेक जो टीवी चैनल्स और बड़े बड़े पत्रकार वो करते हैं, अपनी फैक्ट चेक रिपोर्ट निकालते हैं, उन्होंने सभी ने डाला कि ये कोई निकिता जेकब नहीं है, ये अंकिता शाह है। 2019 में उसने अपनी फोटो डाली थी। उसके बावजूद लगातार अलग अलग ट्विटर अकाउंट से, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से, बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, पता नहीं क्या नाम उनका, नवीन करके कोई है, उन्होंने अपने ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट पे उन्होंने लिख रखा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। कौन सी राजनीति करते हैं? ये रिश्ता वही है जो आपका अपनी बेटी से है, उनकी भी तो घर में होगी ना बेटी, उनको भी तो किसी औरत ने पैदा किया होगा ना, ये रिश्ता वही है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आजकल हम? राजनीति मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये होती है कि भाई 4 पॉलिटिकल पार्टीज बनी, सबके एजेंडे बने, सब जो पावर में आए अपना काम दिखाए, लोग चुने। अगर इसने ठीक काम किया लोगों के मुताबिक, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, तो लोग चुनेंगे। अगर नहीं किया होगा तो किसी और को मौका देंगे। यही तो है राजनीति। इसमें ये धर्म, अनर्गल बातें करना, किसी को भी बदनाम करना, ये राजनीति नहीं है। लेकिन ये बीजेपी ने अब शुरू कर दी है, बीजेपी करती है। बीजेपी का अस्तित्व ही झूठ बोलना है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। उन सभी नेताओं को, उन सभी पत्रकारों को जिन्होंने एक गलत रिपोर्ट डाली, उन सभी को लीगल नोटिस हमने भेजा है। अगर वो 7 से 10 दिन में, उसमें नोटिस में पीरियड लिखा है, अगर वो उसका जवाब देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम क्रिमिनल डेफेमेशन को उन पे केस करेंगे। जी, तो बिल्कुल, क्योंकि कल समय का अभाव है, तो आप देख रहे थे कि अभिषेक गुप्ता जी ने अपने सभी सवालों का जिस तरीके से जवाब दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चला होगा कि अभिषेक गुप्ता किस तरीके के व्यक्तित्व के इंसान हैं, क्या इनका उद्देश्य है राजनीति में आने के, और ये किस तरीके के कामों को करने में रुचि रखते हैं। तो जनता के बीच में रहने वाले एक युवा नेता है, आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, दिल्ली भर के लोग इन्हें बखूबी जानते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उम्मीद है इनके राजनीतिक भविष्य के लिए हम भी शुभकामनाएं देंगे, और हाल ही में ये पिता बने तो उसकी भी एक शुभकामना हमारी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से। तो अब मैं अलविदा चाहूँगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे।